Good morning, students. I, Miss Kavalpreet Kaur Puri, welcome you to my YouTube channel. I have completed my Masters in Business Management and I am set and net qualified both in the subject of Commerce. तो जैसे कि आपको पता है हमारे फॉर्म्स की क्लोजिंग डेट हो चुकी थी, बट कल ही हमारे यूजीसी के चेयरमैन जी ने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि अभी एक्सटेंशन हो गई है फॉर्म की। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था और आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी तो प्लीज एनटीए की वेबसाइट पर जाके फॉर्म को फिल कर दीजिए। उसमें काफी सारे ग्लिचेस आ रहे, जैसे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया या तो आधार कार्ड हम अपडेट नहीं कर पा रहे, अपलोड नहीं कर पा रहे, तो जो भी रहेगा, बट प्लीज अभी हमारे पास 1 वीक और है, तो आप ट्राई करते रहिए और ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। हमारा एग्जाम कभी भी एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई, तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। और अगर आपने इस बार के लिए अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो आप मेरी वीडियो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है मैंने रिसेंटली अभी बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए, कॉमर्स की फुल गाइडेंस के बारे भी बताया है। फिर मैंने अभी तक कॉमर्स में यूनिट 1 के बारे डिस्कस किया है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। फिर मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे भी बताया है, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स का भी मैंने कल वीडियो अपलोड किए। और आज आपके साथ में एक और यूनिट लेके आई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा रिसेंटली 2019 में इन्होंने ये सिलेबस में 2 टॉपिक्स को मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो पहले ये एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स होते थे, बट जब सिलेबस को अपग्रेड किया गया 2019 में, तो हमारे पास ये 2 टॉपिक्स एक सिंगल में मर्ज हो गए, तो बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब यहाँ पर मुझे ये याद रखना है कि हर यूनिट से पेपर 2 में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका मतलब बिजनेस मैनेजमेंट से मैं 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकती हूँ और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में से भी 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया ये थियोरी सब्जेक्ट है, यहाँ पर कंप्लीट आपको थियोरी ही है। तो जो स्टूडेंट्स की थियोरी बहुत स्ट्रांग है और आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो मेक श्योर आप इसके सब क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी कीजिए, आप इसके कंटेंट को अच्छे से स्टडी कीजिए। क्योंकि अगर आपको आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वीक है, जैसे मैं बोलूं टैक्सेशन, अकाउंटिंग, बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आप यहाँ पर उसको कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि पहली बात तो ये मेरा स्पेशलाइजेशन है। और मैं ये भी कहती हूँ कि अगर हम थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्स पढ़ लेते हैं, वी बिकम अ बेटर इंडिविजुअल, क्योंकि सोसाइटी को अच्छे इंडिविजुअल्स, नेशन को अच्छे सिटीजन्स की बहुत जरूरत है। आपका बिजनेस, आपका इंस्टीट्यूट या आप कहीं पर भी किसी के एम्प्लॉयर है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है आप अपने एम्प्लॉयज को इंडिविजुअली हैप्पी रखें। ठीक है, उनको प्रॉपर मोटिवेशन दे, क्योंकि अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड नेम बनाना है तो वो आपके एम्प्लॉय से ही बनते हैं। हमारे पास बहुत सारे ब्यूटीफुल कोट्स है जो ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू करते हैं। ठीक है, और सिर्फ बुक्स की बात नहीं है, हम अगर किसी के एम्प्लॉयर है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि कल वो एम्प्लॉय मेरे पास सुबह जब आना चाहते हैं तो हैप्पीली आए। ठीक है, तो हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत वैल्यूएबल एसेट होना चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको टाइम पर सैलरी, ये सब चीजें भी हमारी ध्यान में। तो यही सब चीजों से हमारा सिलेबस बनता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको कॉमर्स के पूरे टॉपिक्स के बारे में बताया था, और मैं भी स्लोली हर टॉपिक पर आपको इंडिविजुअल सिलेबस डिस्कशन करती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ जब आप ये क्वालिफाई करने जा रहे हैं एग्जाम, तो आपकी फर्स्ट प्रिपरेशन कहाँ से होनी चाहिए? सिलेबस से। आपको सिलेबस से पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। अब यहाँ पर मैंने 10 यूनिट्स के नाम बताए, और जिनको मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है ये मेरे सब्जेक्ट्स ऐसे जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ यूनिट 6 का बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिस्कस करने लगी। देखिए ये सब्जेक्ट 2 टॉपिक से बना, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास ब्रॉड टॉपिक है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इट्स कल्चर, फिर है मोटिवेशन एंड लीडरशिप एंड गवर्नेंस, फिर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, कंपनसेशन मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ये हमारे पास ब्रॉड टॉपिक्स, और मेरे पास वीडियोस में आपने देखा होगा मैं बताती हूँ कितने भी ब्रॉड टॉपिक्स होने दीजिए, हमारे पास सब टॉपिक्स, और हर सब टॉपिक के अंदर फिर से सब टॉपिक्स जो रहते हैं वहां तक हमको स्टडी करनी। अब ये जो सब्जेक्ट है हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? हम जब कॉमर्स की शुरुआत ही करते हैं और जब मैनेजमेंट सब्जेक्ट हमको होता है तो डेफिनेटली हमारी शुरुआत इस सब्जेक्ट की वहीं से होती है। तो अगर आप कौन से भी बोर्ड से, या अगर मैं मुंबई की बात करूं, आपने अगर जूनियर कॉलेज से स्टार्ट किया है, तो हम ये सब्जेक्ट एक हमारे 12th स्टैंडर्ड में HSC में रहता है, जिसको हम बोलते हैं OCM
ठीक है, उसमें हमारे पास बिजनेस के भी होते हैं कंटेंट और हमारे पास मैनेजमेंट भी है। तो वहीं से शुरुआत होती है मेरी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। ठीक है, फिर आप ये अंडर ग्रेजुएट में भी पढ़ते हैं, और अगर आपने मास्टर्स में ये सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन की तो डेफिनेटली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो आपका एक बेसिक एक्सपेक्ट है। फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कल्चर। अब हम जब ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करते हैं तो कितने डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं और व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये भी हमने कहीं ना कहीं अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा है। ठीक है, और अगर आपने मास्टर्स में या अंडर ग्रेजुएट पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो भी यहीं से है। ठीक है, फिर हमारे पास मोटिवेशन एंड लीडरशिप एंड गवर्नेंस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमें लाइफ लॉन्ग मोटिवेशन चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा रहे इसलिए। लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज अ टीचर वी ऑल आर लीडर्स। एंड गवर्नेंस से हमारे पास जो आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स बढ़ रहे, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, तो एक कॉर्पोरेट को कैसे अपने आप को हैंडल करना है, कहीं पर प्रॉब्लम्स आती है तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा गवर्नेंस में है। फिर से हमने ये टॉपिक कहाँ पर पढ़ा है, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में। बिजनेस में हमने पढ़ा है, हम बिजनेस एथिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट्स वहीं पर हमको मिल जाते हैं। फिर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, जो तो हमारा कोर है। ठीक है, अगर हमने एचआरएम में ये सब बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, आप भले अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़े हो या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। कंपनसेशन मैनेजमेंट, क्या एम्प्लॉयज हमारे पास फ्री में काम करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी वेजेस, तो ये सारी चीजें यहाँ पर कवर। और परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपको पता है अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं, हम सबकी उम्मीद होती है कि हमें हाइक मिले सैलरी में, परफॉर्मेंस अप्रेजल बराबर। तो यहाँ पर ही हम सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले। अब मैं ये सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये इन डेप्थ स्टडी करूंगी, क्योंकि एक तो पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत स्कोरिंग है, स्पेशली जब थियोरी के स्टूडेंट्स है। और ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ज्यादा हम ये नहीं बोल सकते चेंजेस आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स है, थ्योरीज है जो चेंज नहीं होती। बट यस, अगर उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आते हैं, मतलब उसकी कैसे यूसेज करके प्रैक्टिकल फ्रेम किया क्वेश्चन, तो हमें वो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं फ्योल के प्रिंसिपल्स, जो आपको पता है हेनरी फ्योल। मैं तो बोलूंगी अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट है तो ये हमारा ABCD से स्टार्ट होता है, इतना बेसिक हमारे पास। तो वी ऑल नो देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। ठीक है, जो आज तक वैलिड है, आज तक एप्लीकेबल है, और कंफर्म आपको क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। ठीक है, जैसे उसमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है या यूनिटी ऑफ कमांड, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल वे में फ्रेम किया जाता है। ठीक है, हम अगर उसके दूसरी टर्मिनोलॉजी, जैसे मैं बोलूं टीम स्पिरिट, अब टीम स्पिरिट का कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो यूनिवर्सल ट्रूथ है एंड इट हैज बीन एक्सेप्टेड। तो जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़े, आप उसकी डेफिनेशन, मीनिंग, उसकी एप्लीकेबिलिटी कहां पर है, यूसेज क्या है, ये पढ़ना जरूरी। फिर हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो FW टेलर ने दिए हुए। तो हमें पता होना चाहिए जब आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे, उसकी हिस्ट्री। ठीक है, क्या इनमें कोई एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए थे। ठीक है, या तो ये टेलर और फ्योल के बीच में क्या ऐसे डिफरेंशिएशन है, क्यों टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम क्रिटिसाइज करते हैं और हेनरी फ्योल को आज तक एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो हम ये स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हमको प्रिंसिपल्स का मतलब कितने प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स क्या बता रहे हैं, अगर उसके ऊपर क्वेश्चंस मैच द कॉलम में आ रहा है तो ईयर आ सकता है, हेनरी फ्योल के पर्सनल बैकग्राउंड पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि वो कहाँ से थे, या फिर उनकी सब्जेक्ट, उनकी बुक का नाम क्या है, टेलर के प्रिंसिपल्स को क्यों क्रिटिसाइज किया, या कोई भी प्रैक्टिकल वे में क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। फिर हमारे पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली आपको हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है, POSD CORB, तो ये जिन्होंने वर्ड को कॉइन किया है, ठीक है, वहां से लेकर हम हर सेपरेट फंक्शन के ऊपर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स होते हैं, मीनिंग होता है, एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उनका कैसे दूसरे से लिंकेज है। सो P से हमारे पास क्या होता है, प्लानिंग। O से हमारे पास क्या, ऑर्गेनाइजिंग। S से हमारे पास क्या, स्टाफिंग। D से हमारे पास क्या, डायरेक्टिंग। C से हम कह सकते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। R से हमारे पास रिपोर्ट, और B से हमारी बजटिंग। तो अक्सर अगर रिपोर्ट और बजटिंग हमने स्टडी नहीं किए तो वो भी नेट सेट इंपॉर्टेंट है व्यू पॉइंट से, तो आप प्लीज उसको स्टडी कीजिए। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। अब जैसे मैं बोलूं डायरेक्शन क्यों जरूरी है, और हम किसको डायरेक्शन कर रहे हैं, पूरा सब्जेक्ट ही तो मैनेजमेंट है, तो क्या हम ह्यूमन रिसोर्स का डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल के स्टेप्स क्या है। तो आप ये याद रखिए, अगर आप बेसिक भी अपनी HSC की 12th की बुक लेते हैं, ठीक है, वहीं से हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं।
हमें सिर्फ क्या देखना है, जब भी हम नेट सेट के लिए स्टडी करें, हम वो कंटेंट कहाँ से पढ़ रहे हैं। मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, आप कोई भी एक बेसिक बुक परचेज कर ली, जैसे मैंने आर्यन ली हुई है, तो आर्यन ने तो मुझे बस ऊपर ऊपर से नॉलेज दिया, बट वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, इन डेप्थ हम कहाँ पर पढ़ते हैं। अब आप 4 लाइन में हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अगर आपको वो 14 प्रिंसिपल्स पता है, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बेस्ड आ रहे हैं, ये पढ़ना हमारा फर्ज है। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या रहता है, ठीक है, मैनेजमेंट में एक सीनियर कितने इंप्लॉयज को हैंडल कर सकता है, ठीक है, क्या वो बहुत ज्यादा इंप्लॉयज को हैंडल कर सकता है। अच्छा, मैं अगर बहुत सीनियर हूँ तो एक टाइम पर हम बहुत सारे लोगों को हैंडल कर पाएंगे, बट जब लीडर भी न्यू स्टार्ट करता है, वो जूनियर लेवल पर होता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू हैंडल अ लॉट नंबर ऑफ पीपल। तो ये कौन से बेसिस है, कौन से फैक्टर्स पर डिसाइड होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, क्या उसका कोई फॉर्मूला है, क्या वो किसी ने कॉन्सेप्ट दिया है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको बताती हूँ, रिसर्च में रिसर्च डिजाइन होता है, रिसर्च स्ट्रक्चर होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, तो वैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्रेमवर्क होता है, एक ढांचा होता है कि हम कैसे ऑपरेट करेंगे। उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। आपने कभी स्टडी किया मैनेजमेंट में, तो लाइन स्ट्रक्चर, स्टाफ एंड लाइन, मैट्रिक्स, या आजकल उसमें रिसेंट क्या आ रहा है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारे पास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब हम सीनियर बन जाते हैं, अगर सारे काम हम खुद करें, तो हमारा थिंकिंग लेवल, हमारा मेन काम कौन करेगा, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम किसी को अथॉरिटी दे दें, ठीक है। तो क्या जब मैंने अपने जूनियर को अपना सारा काम सौंप दिया, तो क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए बोला जाता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टुगेदर। अब आप इसको डायरेक्टली हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेस तो वहीं से आ रही है। फिर हमारे पास सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, उसके मेरिट्स, उसका डिफरेंशिएशन, ऐसे क्वेश्चंस आपको मेथोडोलॉजी में पूछे जा सकते हैं, उनका कॉन्सेप्ट का मीनिंग पूछा जा सकता है, एप्लीकेबिलिटी पूछ, जैसे मैं बोलूं डिसेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल वेयर, तो डिसेंट्रलाइजेशन तब पॉसिबल है जब हम ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाते हैं। जब मेरा ऑफिस एक छोटा सा है, वहां पर थोड़ी ना सेपरेट मैं अथॉरिटी बनाऊंगी, तब तो एक ही बंदे के हाथ में कंट्रोल रहेगा। तो ऐसे इन डेप्थ स्टडी हमें पता होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, नाउ व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज समथिंग विच इज नॉट विजिबल। हम कोई ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, हम कोई कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर लोग कैसे बिहेव करते हैं, स्टाफ रूम में कैसा कल्चर है, क्या हम उस ऑफिस में नॉन वेज फूड लेके जा सकते हैं, ठीक है, क्या हम फॉर्मल्स पहन के जाना कंपलसरी है, या ऐसा होता है कि हम पिकनिक्स और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, कुछ चीजें जो हम फील करते हैं। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज समथिंग इनविजिबल, समथिंग विच इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। उसके बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो अगर आपने ये टॉपिक कभी कॉमर्स में नहीं पढ़ा है, तो डेफिनेटली इट इज पार्ट ऑफ योर मैनेजमेंट सिलेबस, ठीक है। और अगर आपने मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन की है मास्टर्स में, तो आपको डेफिनेटली पता है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज ओडी, ठीक है। अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग के स्टूडेंट है और बीकॉम में अगर हमने ये सब्जेक्ट सिर्फ एक पार्ट पढ़ा है, बट ऐसे सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में ये पूरे पूरे टॉपिक्स होते हैं, पूरे पूरे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप बेसिक वहां से पढ़। ऑर्गेनाइजेशन में क्यों चेंजेस चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए क्या मेरे इंप्लॉइज के डेवलपमेंट होना जरूरी है। अगर मेरा इंप्लॉय डेवलप करा है, तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करा है। और मैं तो बोलती हूँ, जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करे, तो हमारी सोसाइटी डेवलप करे। तो ये सारी चीजें होती है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में। क्यों चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, अब जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वो एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है। अगर आप आज भी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर रहे या आप यूज नहीं कर रहे, तो क्या हो सकता है, आप पीछे रह जाएंगे। जैसे ब्लैकबेरी, नोकिया, कितने अच्छे फोन थे, बट जब से एंड्रॉइड, एप्पल फोन्स आए, वो बंद हो गए, बिकॉज दे कुड नॉट अपग्रेड देमसेल्व्स। फिर हमारे पास मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने ही आने, इसके ऊपर 2 या 3। मोटिवेशन का मीनिंग से लेके, ठीक है, उसके फीचर्स, उसका इंपॉर्टेंस, कौन से फैक्टर्स है। जैसे हम सबको पैसों से मोटिवेट नहीं कर सकते, वी कैन मोटिवेट पीपल थ्रू रिस्पेक्ट, ठीक है। अब जैसे आप सीनियर बन जाते, आपको कैबिन मिल जाए, या ठीक है, आपके पास, आपको ऑर्गेनाइजेशन ने पार्किंग फैसिलिटी दी है, तो ये सारी चीजें भी होती है जो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स होते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन इन्फ्लुएंस और हाउ वी कैन मोटिवेट द एम्प्लॉइज। अब मोटिवेशन इंटरनल होती है, एक्सटर्नल। जैसे आज आपको खुद को पता है, आपके करियर के लिए आपको एनटीए नेट को क्वालिफाई करना, ठीक है। अभी कुछ लोगों को एक्सटर्नल मोटिवेशन दी, मम्मी पापा ने बोला पढ़ना है तो पढ़ेंगे, तो देयर आर समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो जब आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आपको उन बुक्स में, बेस बुक में जाके आपको देखना चाहिए कि मोटिवेशन में फीचर्स के अलावा, इंपॉर्टेंस के अलावा, फैक्टर्स के अलावा क्या है।
फिर हमारे पास बहुत सारी थियोरीज ऑफ मोटिवेशन, 100% क्वेश्चन आ रहा है। मैथ्स का कॉलम एक आया तो उसमें आपको सब कुछ पूछ लेंगे, आपको असर्शन एंड रीजनिंग आ सकती है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। राइट फ्रॉम वो कौन से ईयर है, वो थ्योरी किसने दी है, थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या, अभी जैसे मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है, उसमें लेवल से कितने लेवल से, क्या रिसेंटली उसमें अपग्रेडेशन हुआ है थ्योरी में, क्या और लेवल से ऐड हुए। फिर हमारे पास एल्डरफेस्ट की ईआरजी थ्योरी, ईआरजी थ्योरी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अच्छा, ईआरजी थ्योरी और मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में क्या कंपैरिजन। तो जब आप ऐसे इन डेप्थ पढ़ेंगे, उसका कंक्लूजन, उसका प्रैक्टिकल कहां पर एप्लीकेशन होता है, तब हम इजीली कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर, और यही थ्योरी से हम आगे जाके अपनी पीएचडी के रिसर्च टॉपिक्स को भी प्रपोज कर सकते हैं। हर्सबर्ग्स की 2 फैक्टर थ्योरी, अब 2 फैक्टर थ्योरी में क्या है, क्या उसमें हाइजीन फैक्टर्स है, क्या उसमें मॉनिटरी फैक्टर्स है। तो आपको ये जानना चाहिए कि इस थ्योरी को 2 फैक्टर क्यों बोलते, वो थ्योरी कब आई, वो थ्योरी किसने मॉडिफाई की, या थ्योरी में क्या नया आया है। एक्स एंड वाई थ्योरी, मैकग्रेगोर्स थ्योरी, ठीक है। एक्स थ्योरी क्या बोलती है, वाई थ्योरी क्या बोलती है। एक्स थ्योरी बोलती है लोग ट्रेडिशनल होते हैं, वाई थ्योरी लोग बोलते हैं मॉडर्न होते हैं। एक्स थ्योरी बोलती है कि एम्प्लॉइज लेजी होते हैं, वाई बोलते हैं दे आर मच। तो ये क्यों कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और इस थ्योरी को हम कैसे बेनिफिट यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास जेड थ्योरी जो विलियम जी ने दी है। तो अभी हमें ये याद रखना है कि एक्स वाई जेड तीनों का मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे पता होना चाहिए कि एक्स थ्योरी में क्या था, वाई थ्योरी में क्या था, या जेड में क्या। और जब भी एक नई थ्योरी प्रोपाउंड होती है, इसका मतलब पुराने वाली थ्योरीज में कुछ तो प्रॉब्लम्स थी जो नई थी। तो यहाँ पर आप ये कॉन्सेप्ट्स को जरूर पढ़िए, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पर आपको 1 या 2 क्वेश्चंस तो आने ही वाले। नेक्स्ट हमारे पास लीडरशिप। एक अच्छा लीडर और एक बॉस में डिफरेंस क्या होता है, ये हम सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या आप स्टूडेंट्स, आपने देखा है क्लासरूम से जैसे ग्रुप डिस्कशन, क्लास मॉनिटर, तो वहीं से कुछ बच्चों में हमेशा लीडरशिप क्वालिटीज रहती है। तो उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनकी ट्रेड्स क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से एसेंशियल ट्रेड्स है लीडरशिप के, या हम पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से फीचर्स नहीं होते। फिर अगेन हमारे पास है थियोरीज और प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप। अगेन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ थियोरीज के नाम लिखे, क्वालिटेटिव थियोरी, सिचुएशनल थियोरी, कोइंसिडेंटल थियोरी, फॉलोअर थियोरी, बिहेवियरल थियोरी, फंक्शनल थियोरी, ट्रेड थियोरी, ट्रांजैक्शनल थियोरी, ट्रांसफॉर्मेशन। अब कहने के लिए तो मैंने सब नाम बोल दिए, बट इन थियोरीज के प्रोपाउंडर कौन है, इन थियोरी का बेसिक एसेंस क्या है, ये थियोरी क्या कंक्लूड करती है, अब ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल थियोरी में क्या डिफरेंस है, या ट्रेड थियोरी क्या बताती है, या सिचुएशनल थियोरी का दूसरा नाम क्या है। तो ये सारी चीजें आपको स्टडी करनी, आपको पता होना चाहिए कि नेट सेट के सिलेबस में अगर उन्होंने थियोरीज बताई है तो बेस बुक ओपन कीजिए मैनेजमेंट की। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सब कुछ पढ़ लीजिए, बट वो बेस बुक से आपको पता होना चाहिए मुझे कौन सी थियोरीज पढ़नी। और हम सिर्फ पढ़ाई नेट सेट को क्वालिफाई करने के लिए नहीं कर रहे, कल आपके कॉन्सेप्ट जितने अच्छे होंगे आप भी अपने स्टूडेंट्स को उतनी बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, कितने स्टाइल्स है, सिचुएशनल, ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है। तो ये सब हम कब पढ़ते हैं, हमने बेसिक बुक से भी पढ़ा हुआ है, तो वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी क्या डिफरेंस है एक ऑटोक्रेटिक लीडर में और मैं बोलूं फ्री लीडरशिप स्टाइल में, ठीक है। तो ये डिफरेंस पढ़िए। तो जब भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसको दूसरे कॉन्सेप्ट से उसको कंपेयर कीजिए। लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों एग्जिस्टेंस में आया, कौन सी कमिटी उसको इंडिया में लाई, प्रेजेंटली कितनी कमिटीज उस पर काम करी, उसकी डेफिनेशन से लेके क्या उसका बेनिफिट हुआ। अब जैसे हम बोले कि बहुत सारे फ्रॉड्स हुए, या सहारा के ग्रुप में प्रॉब्लम्स हुई, या सत्यम का फ्रॉड हुआ, ठीक है, या तो कुछ भी, ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट नहीं है, या फिर लूप होल से जहां पर लोग उसका बेनिफिट उठा रहे। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जब हम एक बिजनेस करते हैं, और कॉमर्स के स्टूडेंट्स तो मैं हमेशा बोलती हूँ हम बिजनेस है फ्यूचर में, तो हमें क्या याद रखना चाहिए कि हमारे एथिक्स, हमारे वैल्यूज इतने स्ट्रांग होने चाहिए। अब क्या होता है, हम दूसरों के साथ तो फ्रॉड बहुत इजीली कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अस देन वी कम टू नो, आजकल बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं, आप देखिए साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे एथिक्स और वैल्यूज इतने स्ट्रांग है तो आई बिलीव सोसाइटी कैन बिकम मच बेटर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आएगा, बिजनेस एथिक्स, उसकी डेफिनेशन, एथिक्स कौन से वर्ड से डिराइव्ड है, एथिक्स को जब हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। तो उसके फीचर्स क्या, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, और उसकी क्या कोई थ्योरीज है, कोई प्रोपाउंडर है उसका, तो ये सारी चीजें हमको स्टडी करना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट खत्म होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारा सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 2, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगेन ये एक स्पेशलाइज्ड है, मास्टर्स में मेरी स्पेशलाइजेशन में था ये। अगर आपने अकाउंटेंसी स्टडी किया तो आपने ये स्टडी नहीं किया होगा, ठीक है। और ये हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी पढ़ते आ रहे हैं, कुछ बच्चों ने स्कूल लेवल पर भी पढ़ा है।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब उसके नाम से ही समझ आ रहा है, देखो ह्यूमन रिसोर्स, यू आर हैंडलिंग योर ह्यूमन रिसोर्स. व्हाट इज मैनेजमेंट? यू शुड बी एबल टू हैंडल योर पीपल, इंडिविजुअल्स वेरी टेक्टफुल. तो यहाँ पर रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? क्या एचआर एक सिर्फ डिपार्टमेंट है? क्या वो सिर्फ फाइल्स मेंटेन करता है लोगों की? नहीं, आजकल वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया. ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशंस में एचआर एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है. अब वो दिन गए, पहले इसका पर्सनल मैनेजमेंट बोला जाता था. ठीक है, उनकी कुछ वैल्यू नहीं होती थी, अकाउंट्स फाइनेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस, बट अब इक्वल वेटेज है. तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन भी आपके पास एमबीए करना एचआर में. इसके फीचर से लेके फंक्शंस, स्टाफिंग फंक्शन जैसे उन्होंने हाईलाइट किया था सिलेबस में, तो इसका मतलब ये रहेगा कि उस पर क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है. फिर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, कितने एम्प्लॉयज चाहिए, क्या हम एम्प्लॉयज को ले ऑफ करें, क्या हमारे पास एक्सेस है. अभी 2 कंपनी का मर्जर हुआ, ठीक है, तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज है, तो हमें डेफिनेटली सबको तो रख नहीं सकते, तो क्या उनको कहीं पर एब्जॉर्ब करे, अपग्रेड करे, तो ये सब कहां पर आ जाता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लान. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक स्कोप. ठीक है, हम सिर्फ, मैं अगर बात करूं बिजनेस की तो ऑफिस की बात करें, बट अगर हम नेशन की तो मिनिस्ट्रीज को भी तो देखना पड़ता है ना कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे करना है, कौन से मिनिस्टर को कौन सा कैबिनेट देना है, कौन सा पोर्टफोलियो वो हैंडल करेंगे, तो ये सब भी तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ही आ जाता है. अगेन अ बिग कॉन्सेप्ट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. मैं फिर से बोलती हूँ, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में ये पूरे सब्जेक्ट रहते हैं. अगर आपने बीकॉम और एमकॉम में इसको पार्ट ही पढ़ा है तो आप वहां से अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं. रिक्रूटमेंट में व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट, व्हाट इज द नीड फॉर रिक्रूटमेंट सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज. अब जैसे मैं बोलूँ गेट कीपिंग होता है कुछ, या गेट हायरिंग कुछ होता है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट एचआर से रिलेटेड है? आपने कोई भी नया वर्ड पढ़ा, आपकी ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको इन डेप्थ स्टडी कीजिए. ठीक है, मैं प्लेसमेंट, अभी कॉलेजेस में प्लेसमेंट आती है, तो वो कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. अब रिक्रूटमेंट को हम बोलते हैं नेगेटिव प्रोसेस की पॉजिटिव प्रोसेस. क्या सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है? जैसे रिक्रूटमेंट में तो कोई भी अप्लाई कर सकता है इफ यू आर एलिजिबल. Even if you are not eligible, you are applying, they will screen out your application. But recruitment में किसी को apply करना मना नहीं होता है, तो that is why recruitment is called as a positive process. Whereas selection में 100 लोगों ने अप्लाई किया बट पोस्ट तो एक ही थी, सो 99 पीपल विल बी रिजेक्टेड, सो दैट मींस इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव प्रोसेस. तो सिलेक्शन के प्रोसेस पर आपको 100 टाइम्स क्वेश्चंस आ चुका है, हर बार आएगा. आपके 2 मार्क्स कंफर्म है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ. एप्लीकेशन ब्लैंक का मतलब क्या है? ठीक है, टेस्ट कब कंडक्ट होते हैं, टेस्ट के अंदर कितने टाइप्स के डिफरेंट टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, सिलेक्शन टेस्ट क्या है. फिर हमारे पास है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अब हमको पता होना चाहिए. ट्रेनिंग इज शॉर्ट टर्म, इट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक जॉब. सॉरी, जैसे हम बोलते हैं कॉल सेंटर में अगर हम ज्वाइन करेंगे, हमें अगर वो लोग कौन सा दे रहे हैं, नॉर्थ इंडिया का, ठीक है, प्रोसेस हैंडल करना, तो वहां पर अगर सपोज आपको पंजाबी बोलनी, तो आपको उस हिसाब से ट्रेनिंग भी दी जाएगी. आपको फॉरेन में बोलना है तो आपको उस हिसाब का एक्सेंट भी सिखाया जाएगा. तो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब, 100 बार क्वेश्चन आ चुका है और हर बार रिपीट होगा. ठीक है, अब कौन से मेथड से, जो मुझे ऑन द जॉब कंपलसरी ट्रेनिंग चाहिए या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के डिफरेंट मेथड्स आ गए. ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट. सक्सेशन प्लानिंग क्या रहती है? अब जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल पर कोई पोस्ट खाली होने वाली, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट, और मे बी कोई बंदा ट्रांसफर ले रहा है, या तो कोई छोड़ के जा रहा है, या पॉसिबिलिटी है कि किसी की डेथ हो गई सडनली, तो आपको क्या अपना ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं करनी. सो फ्यूचर में वो सीनियर पोजीशन कौन हैंडल, तो आपको पता होना चाहिए. रिप्लेसमेंट प्लानिंग भी कुछ होती है, किसी ने छोड़, वो जूनियर लेवल पर होती है, बट सक्सेशन प्लानिंग इज ऑलवेज डन एट द हायर लेवल. ओके, वैकेंसी में अराइज बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट, मे बी डेथ और एनी रीजन. तो हम कैसे सक्सेशन प्लानिंग करते हैं, उसके स्टेप्स क्या है? क्या हम किसी को भी ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर से सीनियर बना देंगे? क्या उनको ग्रूमिंग या ट्रेनिंग नहीं देंगे? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है. हम सक्सेशन प्लानिंग, उसके बेनिफिट्स, उसके प्रोसेस, स्ट्रेटेजीज फॉर सक्सेसफुल सक्सेशन प्लानिंग और करियर प्लानिंग एंड सक्सेस प्लानिंग में क्या डिफरेंस है. अब आप लोग अपना करियर प्लान कर रहे हैं, उसमें सक्सेशन प्लानिंग आती है. यस, मे बी अब हम जूनियर लेवल पर स्टार्ट किया, फ्यूचर में हम सोचते हैं विल टॉप हेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो इट इज अ प्रोसेस. ठीक है, वो आज एक दिन में नहीं हो सकता, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है. अब आप जब जूनियर कॉलेज में होते हैं, आप कर्ता पढ़ते हैं, ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली, वहां पर ही तो हमें सक्सेशन प्लानिंग आते हैं कि जैसे ही कर्ता रिटायर होता है या वो डेथ हो जाती है, तो नेक्स्ट इमीडिएट हेड बिकम्स. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमने सडनली किसी को उठा के, अब विप्रो कंपनीज है, रिलायंस है, वहां पर भी सक्सेशन प्लानिंग होती है. अगर आप न्यूज पढ़े, आप उसको पता है, जरूरी नहीं है फैमिली मेंबर को ही हम हेड दे दें, जो केपेबल है उसको भी चांस दिया जाता है. ये हमारा आ जाता है ओबी का सिलेबस, मैनेजमेंट में है.
अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट में कभी नहीं पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट सब्जेक्ट है या ऑर्गेनाइजेशनल भी। व्हाट इज पर्सनैलिटी? ठीक है, इट इज अ सम टोटल ऑफ योर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल क्वालिटीज। अब होता है ना, टीचर को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? उसकी पढ़ाई स्ट्रांग होनी चाहिए, उनको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, मे बी उनकी बॉडी का वेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप एक एयर होस्टेस बनते तो आपके लिए वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लुक्स हो गए। ठीक है, आपका मेंटेन करना पड़ेगा आपको आपका बॉडी वेट। ठीक है, अगर आप एक पॉलिटिशियन है तो आपको कुछ अलग क्वालिटीज चाहिए, अगर आप एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर टीचर है तो आपको कुछ अलग क्वालिटीज चाहिए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा एक पर्सनैलिटी के अंदर है। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, कुछ लोग सबसे बात कर लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ रिजर्व टाइप्स के रहते हैं, कुछ लोग कॉम्बिनेशन होते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, ये सब इसके कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें भी आपको बहुत सारी थ्योरीज मिल जाएगी। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, आपने वहां पर भी पढ़ा होगा। पर्सनैलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, हम उसको कैसे यूज करते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, परसेप्शन क्या होती है, हम कैसे सोचते हैं, उसमें स्टिमुलस क्या है। ठीक है, अगर आप परसेप्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, नेचर ऑफ परसेप्शन, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जैसे हम मार्केट में गए, ठीक है, अभी बहुत धूप है और वहां से कोई आइसक्रीम वाला जा रहा है, तो हमने प्लान नहीं भी किया था, हम कितने भी डाइट पर हो, मे बी हमारा वो इम्पल्स बिहेवियर होगा, विल गो एंड बाय दैट। ठीक है, अब जैसे कॉम्बिनेशन के हम कुछ, मैं बोलूं अगर जैसे मैं कलर्स की बात करूं तो कुछ कपड़े कॉन्ट्रास्ट में अच्छे लगते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, रेड एंड ब्लैक, बट वो कलर्स इंडिविजुअली मे बी उतनी उनके अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज ये सारी चीजें अफेक्ट करती है परसेप्शन को। ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट जब स्टडी करते हैं आपको पता होना चाहिए कि उसके क्वेश्चंस कैसे आए। एटीट्यूड, अब एटीट्यूड का मतलब सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, कंपोनेंट्स, ठीक है, जिसको एबीसीडी मॉडल बोलते हैं। अब ए से क्या है, बी से क्या है, सी से क्या है, जो आपका होमवर्क है। यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च भी चल रही है। एटीट्यूड इन एचआरएम कैसा है, ठीक है, क्या अगर मैं एक सीनियर लेवल पर हूँ, मैं गुस्से से बात करके काम करवा सकती हूँ, मुझे पता होना चाहिए मेरा एटीट्यूड कब कैसा होना चाहिए। ठीक है, नेचर ऑफ एटीट्यूड, कंपोनेंट्स, रोल ऑफ एटीट्यूड इन एचआरएम, और सॉरी ये रिपीट हो गया ऑलरेडी, उसमें मैंने लिखा हुआ है। इमोशंस, अगेन अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, हम कितने भी हायर लेवल पर जाए, मैंने कम्युनिकेशन के टॉपिक पर भी आपको बताया था, हमारे अक्सर झगड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारी जब हम बात करते हैं हमारी टोन बदल जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैंडल अवर इमोशन। हम सबको गुस्सा आ जाता है, हम गुस्से में ऐसी बातें बोलते हैं जो वापस नहीं ले सकते। सो इमोशंस में बहुत सारे पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, नेगेटिव, जैसे प्यार से बात करना, जेलसी, ये सब ह्यूमन इमोशंस है। ठीक है, किसी ने फर्स्ट आ गया तो अगर आप उसके लिए आज हैप्पी नहीं है तो कल आपके लिए भी कोई हैप्पी नहीं होगा, बट यस दिस ऑल आर ह्यूमन इमोशंस। अब उसमें कितने डायमेंशंस है, उसकी कंपोनेंट्स क्या है, अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को हार्नेस करें। ठीक है, आजकल आपको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी होनी जरूरी है, आपको ह्यूमंस के अच्छे से बात करना, अपने इमोशंस हैंडल। वो कहते हैं ना, डिसीजंस आप कभी भी बहुत खुशी में मत लीजिए और बहुत गम में भी नहीं लीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, इतना लाइफ में खुश मत हुई कि आप खुशी में सब भूल गए, और लाइफ में इतने भी गम में मत डूबिए कि आप डूब ही गए। ठीक है, सो यू शुड बी एबल टू हैंडल। अब एक एचआर एक लिंक होता है हायर लेवल और लोअर लेवल, उनको लोगों की स्ट्राइक्स, सैलरी का झगड़ा, ज्वाइनिंग की प्रॉब्लम्स, प्लेसमेंट की प्रॉब्लम्स, ऑफिस में झगड़ा हो रहा है, ये सब हैंडल करना है। तो हम उसको कैसे पॉजिटिव वे में हार्नेस कर सकते हैं, यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। इस थियोरी से इमोशनल इंटेलिजेंस कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है, या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर आती है। Group dynamics, when we are working in teams, definitely we are dealing with so many people, and trust me, handling people, अब घर पर 2 लोग होते हैं तब भी झगड़ा होता है, जॉइंट फैमिली होती है तो भी झगड़ा होता है। तो जब हम ग्रुप की बात करें, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट टू इट। ठीक है, लोगों को हैंडल करना, एंड व्हेन यू आर अ एचआर, या तो आप रियल लाइफ में बिजनेस करें, तो अगर आपके पास 500-600 लोग काम कर रहे, हाउ यू विल हैंडल देम। ठीक है, छोटी छोटी बातों से, आज अपने कैंटीन में नॉनवेज बना दिया, या कल पिकनिक में वहां जाके ये इशू हो गया, या ऑफिस में मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिली, या मेरा क्रेडिट किसी ने लिया, ये रोज होता है। तो ये ग्रुप डायनेमिक्स के अंडर आएगा, हाउ यू हैंडल टीम्स। जब मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ, ग्रुप नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है, और वो उसको टीम्स को कैसे हैंडल करते हैं। देन पावर, नाउ व्हाट इज पावर। पावर होता है हम किसी चीज को, हमारे पास अथॉरिटी दी गई है, ठीक है, तो हमें उसको यूज कर सकते। अब क्या होता है, हम स्कूल में, कॉलेजेस में प्रिंसिपल से डरते, मे बी नॉट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, मे बी हमें इससे डर लगता है कि चलो ये सर है, हम यहाँ पर स्कूल में हैं, मे बी हमको रास्ते पर मिले तो हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करें। तो ये सारी चीजें क्या होती है, कुछ चीजें हमें पोजीशन की वजह से मिलती, कुछ चीजें मुझे एक्सपर्टाइज की वजह से। अब लोग है ना, अगर हीरोइंस को देखते हैं, बॉलीवुड देखते हैं, या क्रिकेटर, या कोई क्लब्स ज्वाइन करते हैं, व्हाई, बिकॉज यू वांट टू बी एसोसिएटेड विद देम, आपको उनका पावर चाहिए। तो मैं कहती हूँ मिसयूज ऑफ पावर सबसे गलत बात है, क्योंकि जब हम मिसयूज, अब्यूज करते हैं पावर को, तो वहीं पर पॉलिटिक्स आ जाए। तो पावर के अंदर हमारे पास है डेफिनेशन, उसके डिफरेंट टाइप्स, जिसमें हमारे पास मैच द कॉलम, असर्शन, रीजनिंग आता है। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ पावर, यस मैं बोलती हूँ पावर और पॉलिटिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें सिर्फ प्यार से हो जाती है, रिस्पेक्ट से हो जाती है।
कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, अब ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट, व्हाई डू पीपल बिहेव, क्यों लोग एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स करते। आज हम सबको पता है ऑफिस में कितनी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, किसी ने किसी की चमचागिरी की, या किसी को ज्यादा क्रेडिट मिल गया, या किसी को टर्मिनेट कर दिया, या किसी को बिना मतलब अपॉइंट कर लिया, तो ये सारी चीजें बहुत। तो व्हाई डू पीपल बिहेव लाइक दिस, कितने डिफरेंट टाइप्स की पॉलिटिक्स है और उसके इफेक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है या नेगेटिव। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, क्या झगड़े होते हैं, और झगड़ों को क्या अच्छे तरीके से हम हैंडल नहीं कर सकते प्रोवाइडेड पीपल आर विलिंग टू डिस्कस। तो राइट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट कॉजेस कॉन्फ्लिक्ट और व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस। अब मैं आपको अगर एक क्वेश्चन पूछूं क्या कॉन्फ्लिक्ट्स बुरे, मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि कुछ चीजें हमें लाइफ में पता ही नहीं लगती अनटिल एंड अनलेस हमारे किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, क्योंकि बोला जाता है ना अक्सर गुस्से में या झगड़े में लोग सच बोलते। तो इफ यू आर अ लीडर, इफ यू आर अ बॉस एंड यू कैन हैंडल दोस कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ बेटर मैनर, हेल्दी मैनर, तो डेफिनेटली उससे भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है। नेगोशिएशन, अब नेगोशिएशन क्या है, जैसे आप रास्ते पर जाके कुछ कपड़े खरीद रहे, आप उनको बोलोगे भैया थोड़ा डिस्काउंट दे दो, तो हाउ वी आर नेगोशिएटिंग, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट के बाद नेगोशिएशन है क्या, कॉन्फ्लिक्ट से पहले नेगोशिएशन है, उसको कैसे इंटरलिंक करना है, टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन क्या है और कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव है या उसमें बहुत सारे टाइप्स है जो आपको स्टडी करने हैं। स्ट्रेस है हमारे पास, ये तो हम सबकी प्रॉब्लम है आजकल, हमको हर चीज का स्ट्रेस है। अभी कल हमारा फॉर्म नहीं भरा जा रहा, उसका स्ट्रेस है। मैंने कितना रिमाइंड कराया कि फॉर्म भर दीजिए, फिर भी आप बोलेगे हमने फॉर्म नहीं भरा, ठीक है, फिर वो स्ट्रेस लेके बैठेंगे। फिर हमारा कोई भी उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है या हमें पता नहीं उसमें क्या भरना, अगेन स्ट्रेस। तो ये सारी चीजें, तो स्ट्रेस अभी आम बन गया। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, कितने टाइप्स के स्ट्रेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, इसके अदर हायर एकदम एक्सट्रीम लेवल पर जाए, देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज बर्नआउट, बट वो यहाँ पर दिया ही नहीं। तो जब आप स्ट्रेस को पढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीजें पता है, हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या मैं खुद से ट्रीट करती हूँ स्ट्रेस को, ठीक है, जैसे हम वॉक करने जा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या हम म्यूजिक सुन सकते हैं। तो ये जब आप बुक पढ़ेंगे आपको बहुत सारे उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। ये अगर हमने ह्यूमन रिसोर्स में नहीं पढ़ा है तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ कैन वी हैंडल स्ट्रेस, क्या हम स्ट्रेस को इतना ज्यादा ले लें कि हम अपनी डेथ करवा लें, या आजकल आपने देखा है कि यंगस्टर्स की भी बहुत डेथ हो रही है बिकॉज वी ऑल अंडर सो मच स्ट्रेस। तो उसको कैसे स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, क्या हमें डॉक्टर की हेल्प चाहिए, क्या हमें साइकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए, क्या हमें काउंसलर के पास जाना जरूरी है। तो ये बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये किसका पार्ट अभी तक मैंने आपको बताया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, और इसके अंदर हमने ये सब टॉपिक्स देखे जिसमें मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी इसका पार्ट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंपनसेशन मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट ओनली फ्रॉम टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू बट आम इंसान में भी हमको ये जरूरत है। तो कंपनसेशन क्या होता है, एक अप्रोच है टू प्रोवाइड मॉनेटरी वैल्यू। क्या आप किसी के लिए फ्री में काम कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको काइंड में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, नॉट इन मनी, ओके। तो कंपनसेशन आप क्यों करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या कंपनसेशन की वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन आगे ग्रोथ हो रही है, क्या इसमें कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट, तो उसकी कॉम्पोनेंट्स क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेज एंड सैलरी, ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज कौन होते हैं, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज कौन होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स क्या, कैसे हम डिसाइड करते हैं सैलरी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ वेजेस, तो व्हाट इज मिनिमम वेज, फेयर वेज, लिविंग वेज, या फिर मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। यहाँ पर थोड़े से कैलकुलेशन आ सकता है, मतलब वो फॉर्मूला बेस्ड है, हमें कैलकुलेशन नहीं करना होता, बट ये बताया जाता है कि टाइम वेज सिस्टम है या पीस। क्या आप देख रहे हैं 1 घंटा कोई काम कर रहा है उतनी प्रोडक्टिविटी आ रही है, या आप देख रहे हैं उनको 100 पीसेस बनाने को बोला गया तो अगर उन्होंने 110 बनाए तो हम उनको मोटिवेशन देंगे। तो ये बहुत सारे प्लान्स है, और किसने ये प्लान्स दिए, उसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, तो वहां पर आप ये स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन एचआरएम का बहुत इंपॉर्टेंट है, एचआरपी का ये पढ़ते हैं जॉब एनालिसिस। जब हम स्टार्ट में जॉब के बारे स्टडी करते हैं तो जॉब की डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब, व्हाट इज जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस हम क्यों करते हैं, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं, यू आर गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वो जॉब किधर है, नवी मुंबई में है, क्या वहां पर रोज ट्रेवल कर पाएंगे, ठीक है, आपकी जॉब की पोस्ट का नाम क्या रहेगा, क्या आपकी नाइट ड्यूटी रहेगी। तो एनीथिंग व्हिच गिव्स यू डिस्क्रिप्शन अबाउट द जॉब इज कॉल्ड एज जॉब डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज जॉब स्पेसिफिकेशन, द मिनिमम क्वालिटीज यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कैंडिडेट, ठीक है, एटलीस्ट वो बीकॉम ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, हमें हायर लेवल के लिए चाहिए तो मास्टर्स होना चाहिए, या एमबीए करी होनी चाहिए, या उनको इंग्लिश पर कमांड अच्छी होनी चाहिए, या मुझे देखना है वो बाहर ट्रेवल कर सकते। सो दिस आर सर्ट। तो जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो कैंडिडेट रिलेटेड है, आपको इस पर क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंस आपको बताया जाएगा कि मतलब क्वेश्चन ऐसा होगा जॉब एनालिसिस स्टार्ट होता है कहां से और उसका हम क्या बेनिफिट है,
व्हाट इज इवैल्यूएशन, जॉब को क्यों इवैल्यूएट करें, उसकी वर्थ ऑफ एम्प्लॉयज देख रहे हैं, हम कैसे डिसाइड करें। अब आप ट्यूशन टीचर के पास जा रहे हैं, कैसे फीस डिसाइड होती है, ठीक है। हो सकता है टीचर बहुत रेप्यूटेड है तो डेफिनेटली वो ज्यादा चार्ज करेगी ना प्राइस एज कम्पेयर टू द अदर टीचर्स हु हैव स्टार्टेड रिसेंटली। फिर हमारे पास मोरल क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड मोटिवेशन। क्या मोरल सिर्फ ग्रुप का होता है कि इंडिविजुअल्स का होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल अगेन अ बिग कॉन्सेप्ट, और आपने अगर नोट किया होगा 1-2 साल में परफॉर्मेंस अप्रेजल तो पेपर 1 में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं सिर्फ बोलूं हमें नहीं पता, सिर्फ कॉमर्स और मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको इंपॉर्टेंट। व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या हम लोगों की परफॉर्मेंस को कर रहे हैं कि मैं लोगों को अप्रेज कर रही हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल की हो रही है या इंडिविजुअल के काम की हो रही है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या, उसके एडवांटेजेस क्या, प्रोसेस क्या है, या आजकल कौन से न्यू मेथड्स है। जैसे रिसेंट पहले था 360 डिग्री, अब तो 360 डिग्री वाला परफॉर्मेंस अप्रेजल जुना हो गया, तो अभी नए मेथड्स क्या आए, ठीक है। हम कैसे करते, चेकलिस्ट मेथड क्या है, उसमें से कौन से मेथड्स कौन से कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ आ जाएगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या। नेक्स्ट हमारे पास कलेक्टिव बार्गेनिंग, अगेन एचआर में हम पढ़ते हैं, मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, क्या हम एम्प्लॉयज को फ्रीडम देते हैं बोलने का, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, क्या इसको इकोनॉमिक्स से हम जोड़ सकते हैं। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, डू वी अलाउ वर्कर्स टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। आपको लगता है वर्कर से पूछा जाता है, अब जैसे मशीनरी आप खरीद रहे हो, आप ओनर हो भले, यू नो यू हैव द मनी टू बाय, बट हु इज हैंडलिंग द मशीन, हु इज ऑपरेटिंग द मशीन। आज मशीन में कुछ प्रॉब्लम है तो किसको पता होगा, सो इट इज बेटर टू कंसल्ट द पीपल हु आर वर्किंग विद द मशीन। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, उसके फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन, हम किस हद तक अलाउ करते हैं वर्कर्स को इंटरफेरेंस, क्या सीनियर्स को अच्छा लगता है अगर जूनियर्स डिसीजन दे या फिर वो अपना फीडबैक दे, तो फॉर्म ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। फिर हमारे पास क्वालिटी सर्कल्स है, जो एक जापान का कॉन्सेप्ट है, इसको किसने दिया क्वालिटी सर्कल्स, ठीक है। क्वालिटी सर्कल्स हम क्यों आते हैं, इनका मेन मकसद क्या है, उनका नाम क्वालिटी सर्कल्स क्यों है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अगेन इट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंडिया में कैसा है, हिस्ट्री क्या उसकी, एट प्रेजेंट उसमें क्या है, ट्रेड यूनियन की एक्ट, ठीक है। फिर हमारे पास इंसेंटिव प्लान है, हम लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं, ठीक है। ग्रुप इंसेंटिव टाइप्स, अच्छा पीएफ वगैरह क्या है, या गवर्नमेंट की कुछ हमें बेनिफिट्स है, क्या वॉलंटरी है या कंपल्शन देना है या मैंडेटरी है या वो एम्प्लॉयर की चॉइस है, तो ये सारी चीजें कहाँ कवर हो जाती है, इंसेंटिव प्लान में, ठीक है। तो ये हमारा इतना इन डेप्थ सिलेबस है, आप सोचिए पहले तो ये अलग अलग टॉपिक था, बट अब मेरा हमेशा क्वेश्चन आता है मैम इतना सारा कैसे पढ़े। नाउ सी एज अ टीचर्स या आप मैं बोलूं लर्नर्स, आपने जब ये कॉमर्स और मैनेजमेंट पढ़ा था तो आपने ये कहीं ना कहीं पढ़ा हो, आपको सिर्फ अभी कितनी मेहनत करनी है, यहाँ पर आपको देखना है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आज इस बार क्वेश्चन पूछा गया कंपनसेशन मैनेजमेंट पर, हो सकता है अगली बार आईआर पर क्वेश्चन पूछा जाए। अब सब क्वेश्चंस तो आने वाले नहीं है, इतना बड़ा तो हमारा सिलेबस है, और मैंने आज आपको ये मकसद से इस वीडियो बनाई है कि आपको पता होना चाहिए आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते। अब फैक्टरीज एक्ट में पूछो 1948, ठीक है, हो सकता है उसको टैक्स के सब्जेक्ट के साथ वो लोग क्या कर देंगे, मैच द कॉलम बना देंगे, तो पूछेंगे ग्रेचुटी एक्ट कौन सी ईयर की, तो 1972। तो यहाँ पर हम जब स्टडी कर रहे हैं हम बेसिक भी पढ़ के जा रहे हैं। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, उनका डिफरेंस क्या है, क्या उसको मैं लीडरशिप से क्वेश्चन बना के पूछ सकती हूँ, ठीक है। तो जब आप इतना सारा सिलेबस पढ़ रहे हैं, अब आप देखो मैं मेन सिलेबस पर आती हूँ, यहाँ पर तो कितना छोटा सा उन्होंने बताया, बट देखिए मैंने उसी सिलेबस को कम से कम 9-10 स्लाइड्स में बना के दिया, इसका मतलब आपकी मेहनत इतनी होनी है, ठीक है। और जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, देखिए आप उसको अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं। आप कोई भी टॉपिक खत्म कीजिए आज, भले उसको 1-2 घंटे दीजिए, बट मेक श्योर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू। once you understand the concept, once you understand what you are studying, then it becomes very easy to qualify, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दिया जाइए, और आपको कोई सब्जेक्ट पर चाहिए कि मैं वीडियोस बनाऊं, पहले मैं सिलेबस डिस्कशन कर दूंगी। मेरी पेपर 1 की भी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने अभी तक कुछ टॉपिक्स बताए, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैं आगे उसको भी कंटिन्यू करने वाली हूँ। बट एज हमारा एग्जाम नजदीक पर है, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है मैम क्या पढ़े, तो अब ये आप देखिए आज मैंने इतना अच्छे से आपको सिलेबस में बताया, तो अगर आप इतना कवर करके जाएंगे डेफिनेटली आप क्वालिफाई होके आएंगे। कोई भी टॉपिक हो इतना मत पढ़िए कि आप दूसरे टॉपिक्स पढ़ ही ना पाए, ओके। सो आप फॉर्म्स देख लीजिए अगर आपने नहीं भरे हैं, हमारे पास बहुत कम दिन बाकी है। ये इनफैक्ट अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपकी बेस बन जाएगी, और अगर आप ये लास्ट मिनट के लिए मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा आपने कितने सब्जेक्ट्स कवर किए और क्या कवर नहीं हुआ। एंड आई ऑलवेज से इट टीचिंग इज योर करियर, इट शुड बी योर पैशन, कीप द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, एंड आई ऑलवेज प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ सेव इन्वायरमेंट वेर एवर इट इज पॉसिबल,
and I wish you all the best. Happy studying, happy results, because I want happy teachers. और हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये मेन मकसद है. मुझे लगता है अगर मैं हैप्पी हूँ तो मेरे बच्चे भी हैप्पी होके पढ़ेंगे, और वो एक ऐसा इफेक्ट है जो दूसरों पर भी जाए. कोई भी क्वेश्चन आंसर है आपको, प्लीज मुझे कमेंट कीजिए. आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए. एंड थैंक यू.